खेत बेचकर, माँ के गहने गिरवी रखकर, लोगों से कर्ज लेकर और न जाने कितने तरीके आजमाकर इंडिया से लोग सऊदी पैसा कमाने के लिए जाते हैं ताकि उनका परिवार एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन कई बार सऊदी में लोगों के साथ ऐसा धोखा हो जाता है कि उनका सफर एक दर्दनाक कहानी बन जाता है। और ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है फिल्म द गॉट लाइफ की, जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नजीब और हकीम दोनों के सऊदी एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही इस कहानी की शुरुआत हो जाती है। दलाल ने दोनों को एक कंपनी में एज ए हेल्पर काम करने के लिए भेजा था। एयरपोर्ट पर दोनों अपने कफील का इंतजार करते हैं, लेकिन इन्हें कोई लेने नहीं आता। दोनों कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों हिंदी के अलावा ना तो कोई भाषा बोल सकते थे और ना ही समझ सकते थे। खैर, किसी तरह से ये दोनों एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक आदमी से हेल्प मांगते हैं। दलाल ने इन्हें कंपनी की ऑफिस का नंबर दिया था। वो आदमी पब्लिक फोन से कॉल करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। फिर वो आदमी बताता है कि आज फ्राइडे है, ऑफिस बंद होगा, इसलिए कोई फोन नहीं उठा रहा है, तो तुम दोनों इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद एक अरबी इनके पास आता है। वो पहले से ही काफी गुस्से में था और अरबी में उन दोनों से कुछ बातें कहता है जो इन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन इन दोनों को लगता है कि शायद यही हमारा कफील होगा। फिर वो अरबी अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है, और इस बार आते ही वो अरबी इन दोनों से इनका पासपोर्ट और वीजा कॉपी ले लेता है और इन्हें अपनी खटारा गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। नजीब को प्यास लगी थी, वो अरबी से पानी मांगता है, लेकिन अरबी को इनकी भाषा समझ में नहीं आती और वो अरबी में इनसे कहता है कि देखो, तुम ऐसे बड़बड़ाना बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। और ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में हकीम कहता है कि हमें घर पर फोन करके बता देना चाहिए कि हम पहुंच चुके हैं, नहीं तो अम्मी परेशान होंगी। वो अरबी से किसी टेलीफोन बूथ पर गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन अरबी उल्टा इन्हें डांट कर चुपचाप बैठे रहने के लिए कहता है। और काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार वो एक जगह पर गाड़ी रोकता है और हकीम को उतार देता है। नजीब और हकीम दोनों चिल्लाते रहते हैं कि हम तो यहाँ एक साथ एक ही कंपनी में काम करने के लिए आए थे, फिर आप हमें अलग अलग क्यों कर रहे हो। लेकिन अरबी इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और नजीब को लेकर आगे जाने लगता है। फिर काफी दूर तक चलने के बाद वो नजीब को भी एक बाड़े में पहुंचा देता है। बाड़े में एक दूसरा अरबी भी था। नजीब फिर उनसे कहता है कि मेरे दलाल ने तो कहा था कि मुझे एक कंपनी में काम करना है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। लेकिन पहले वाला अरबी इसकी बात को अनसुना कर देता है और वहां से चला जाता है। रात के अंधेरे में नजीब को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब नजीब एक बूढ़े आदमी को देखता है जो पिछले कुछ सालों से इस बाड़े में काम कर रहा था। नजीब उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है। पता चलता है कि वो आदमी तमिल है। नजीब को उसकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। पूछने पर तमिल आदमी पानी की टंकी की तरफ इशारा करता है। नजीब टंकी के पास जाकर पानी पीता है और अरबी के टेंट में जाकर सोने की कोशिश करता है। थकान की वजह से जल्द ही उसे नींद आ जाती है। इसी के साथ हम सऊदी आने से पहले नजीब की लाइफ को देखते हैं। नजीब अपने गांव में नदी से बालू निकालने का काम करता था। उसकी माँ उसके लिए रोज खाना बनाती थी और नजीब अपनी माँ और अपनी वाइफ सैनू से बहुत प्यार करता है। सैनू प्रेग्नेंट थी। परिवार काफी खुशहाल था, कमी थी तो सिर्फ पैसों की। और एक दिन नजीब का दोस्त उसे बताता है कि मेरे जीजा जी लोगों को सऊदी भेजने का काम करते हैं, उनके पास एक कंपनी का वीजा है, अगर तू जाना चाहता है तो मैं बात करता हूँ। नजीब जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी माँ के गहने गिरवी रख के पैसे इकट्ठा करता है और अपने दोस्त के जीजा को पैसे दे देता है। वो उसके वीजा का काम करवा देता है और इस तरह से नजीब अपने भाई हकीम के साथ सऊदी आ जाता है। इधर सऊदी में नजीब अरबी के टेंट में सो रहा था। ये देखकर अरबी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो नजीब को पैरों से मारकर जगाता है, उसे उसका बैग देकर बाहर सोने के लिए कहता है। नजीब बाहर एक भंगार गाड़ी में आकर सो जाता है। अगली सुबह नजीब की आंख खुलती है, तब वो तमिल आदमी को देखता है। वो बकरियों का दूध निकाल रहा था। वो नजीब को दूध से भरा बर्तन अरबी को देने के लिए कहता है। नजीब अरबी के पास जाता है। वो अरबी के पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे वापस घर भेज दो, लेकिन अरबी फिर से उसे डांट कर वहां से भगा देता है। कुछ दिन बाद पहला अरबी वापस बाड़े पर आता है। नजीब फिर से उसके पास जाता है और अपनी भाषा में अरबी को बताने की कोशिश करता है,
कि मैं कर्ज लेकर यहाँ आया हूँ, मुझसे कहा गया था कि एसी रूम होगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, मुझे धोखा दिया गया है, प्लीज मुझे वापस भेज दो। वो अरबी को अपनी एक डायरी दिखाता है जिसमें नजीब ने किससे कितना कर्ज लिया है लिखा हुआ था और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी लिखे थे। अरबी तुरंत उस डायरी को फाड़कर फेंक देता है और उससे चुपचाप काम करने के लिए कहता है। नजीब समझ चुका था कि अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। शाम को नजीब गुमसुम बैठा हुआ था। कुछ दिनों से उसने खाना नहीं खाया था। अरबी उसे अपने पास बुलाता है। वो नजीब को खाने के लिए एक मोटी रोटी का टुकड़ा देता है। नजीब उसे खाता है तो खाना गले से नीचे नहीं उतरता। तब अरबी उसे बताता है कि इस रोटी को पानी में डुबो कर खाओ। खाने के बाद नजीब उस तमिल आदमी के पास जाता है। उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो। जवाब मिलता है कि मुझे याद नहीं। अगली सुबह नजीब पानी लेकर हगने बैठा था, तभी अरबी आकर उससे पानी छीन लेता है और उसे बालू से साफ करने के लिए कहता है, क्योंकि वहां हफ्ते में एक बार पानी का टैंकर आता था और टंकी में पानी भरकर चला जाता था। इस बार जब टैंकर आता है तब नजीब ड्राइवर के पास जाता है। ड्राइवर को हिंदी आती थी। नजीब उससे हेल्प मांगता है। अरबी उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है और अपनी बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है और नजीब को मारकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह नजीब की आंख खुलती है तो अरबी उसे बकरियों का दूध निकालने के लिए कहता है। नजीब आसपास देखता है तो तमिल आदमी उसे दिखाई नहीं देता। नजीब दूध निकालने की कोशिश करता है तो बकरी उसे लात मारती है। खैर धीरे धीरे नजीब दूध निकालना सीख जाता है। फिर अरबी के कहने पर वो बकरियां चराने के लिए भी जाता है। सारी बकरियां इधर उधर भाग रही थी। कई दिनों की मुश्किलों के बाद धीरे धीरे वो बकरियां चराना सीख जाता है। न जाने कितने महीने बीत जाते हैं। नजीब के चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ियां आ जाती हैं। आईने में वो अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाता। और एक दिन ऊंट चराते हुए नजीब को आसमान में कुछ गिद्ध दिखाई देते हैं। नजीब उनके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो गिद्ध तमिल आदमी की लाश को नोच खा रहे हैं। यह नजारा काफी डरावना था। नजीब को समझ में आ जाता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो इसकी तरह मर जाऊंगा। अगले दिन नजीब बकरियां चराने जाता है तो सही मौका देखकर भागने की कोशिश करता है। तभी अरबी अपने ऊंट पर बैठकर उसके पीछे पीछे आ जाता है और मार मार कर उसे लंगड़ा बना देता है। नजीब अब बुरी तरह से डर चुका था, हिम्मत हार चुका था। महीनों बाद एक दिन वो बकरी चरा रहा था, तभी बारिश होने लगती है। नजीब बकरियों को लेकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। चट्टान के नीचे से एक रास्ता था। नजीब उस रास्ते से चट्टान के दूसरी तरफ जाता है। वहां भी एक और आदमी बकरी चरा रहा था। नजीब उसके पास जाता है। वो कोई और नहीं, नजीब का भाई हकीम था। न जाने कितने महीनों या सालों के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो गले लगा लेते हैं। हकीम बताता है कि कुछ दिनों पहले ही मेरा कफील मुझे पुराने बाड़े से यहाँ लेकर आया है। लेकिन तभी हकीम का अरबी नीचे बकरियों के पास पहुंच जाता है। उसे देखते ही हकीम अपने बकरियों के पास जाने लगता है, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर अरबी ने उन्हें साथ में देख लिया तो बहुत मारेगा और फिर से दूर दूर कर देगा। कुछ दिनों बाद हकीम एक अफ्रीकन साथी के साथ आता है। वो नजीब को बताता है कि इस आदमी का नाम कादिरी है और ये भागने में हमारी मदद करेगा। कादिरी पहले भी उस इलाके में काम कर चुका था, उसे रास्ता मालूम था। कादिरी उन्हें बताता है कि कुछ दिन बाद कफील के बेटी की शादी है। उस दिन बाड़े पर रखवाली करने वाला भी कोई नहीं होगा और उस दिन हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। शादी की सुबह बाड़े से सभी अरबी चले जाते हैं। उनके जाते ही नजीब को आजादी मिल जाती है। वो अपने सारे कपड़े उतार देता है, पानी की टंकी के पास जाता है, नहाता है और अपने कपड़े पहनता है जिसे आज तक उसने संभाल कर रखा था। तभी हकीम और कादिरी वहां आ जाते हैं और तीनों आजादी की उम्मीद लेकर सफर पर निकल जाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनका यह सफर कितना मुश्किल होगा। सुनसान बेजान रेगिस्तान में उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। चलते चलते रात हो जाती है। अगली सुबह आंख खुलते ही ये लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। प्यास से इनका गला सूखने लगता है। हकीम को थोड़ी दूर पर पानी दिखाई देता है। वो दौड़कर जाता है तो पता चलता है कि वो धूप में चमकती हुई रेत को पानी समझ रहा था। पानी तो नहीं था, लेकिन वहां पानी ना मिलने की वजह से एक ऊंट मरा पड़ा था। खैर ये लोग कुछ दिनों तक चलते रहते हैं, लेकिन अब वो रास्ता भटक जाते हैं। वो बस सूरज की दिशा में चलते जा रहे थे। धूप और प्यास की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है और प्यास की वजह से तड़पते हुए हकीम की मौत हो जाती है। नजीब अपनी आंखों के सामने अपने भाई को तड़पता हुआ मरता हुआ देखता है
लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कादरी उसे हिम्मत दिलाता है और समझाता है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हमें चलते रहना होगा। रेतीले तूफानों और धूप का सामना करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और आखिरकार रेगिस्तान के बीच उन्हें एक जगह पर पानी दिखाई देता है। नजीब पागलों की तरह पानी की तरफ भागता है, लेकिन कादरी उसे रोक देता है और फिर कपड़ा पानी में डुबाकर उसे थोड़ा थोड़ा आराम से पानी पिलाता है। कादरी को पास में ही एक बोतल मिल जाती है। वो दोनों कुछ देर तक वहां आराम करते हैं, फिर बोतल में पानी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। रात बिताने के लिए दोनों एक जगह पर रुकते हैं और अगली सुबह जब नजीब की आंख खुलती है तो कादरी कहीं भी नजर नहीं आता। वो गायब हो चुका था। आज नजीब अकेले ही आगे बढ़ता है और आखिरकार बहुत बुरी कंडीशन में वो पक्की सड़क पर पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। कई सारी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, लेकिन कोई भी नजीब के लिए नहीं रुकता। तब एक भला अरबी जो उस रास्ते से गुजर रहा था वो नजीब की मदद करता है, उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, पीने के लिए पानी देता है और फिर नजीब को शहर में लाकर छोड़ देता है। इधर उधर भटकते हुए नजीब एक होटल के सामने बेहोश हो जाता है। उस होटल में कुछ इंडियन सोशल वर्कर्स काम करते थे। वो नजीब को लेकर जाते हैं, उसके जख्मों का इलाज करते हैं। ये लोग धोखा देकर ऐसे ही सऊदी भेजे गए भारतीयों की हमेशा मदद करते थे। नजीब उन्हें अपने घर का एड्रेस दे देता है। वो भारत में नजीब के घर का पता लगा लेते हैं और ये आदमी फोन पर नजीब और उसकी फैमिली से बात करवाता है। सऊदी आने से पहले नजीब की वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो नजीब को बताती है कि आपका बेटा अब 4 साल का हो गया है, आप जल्दी से घर वापस आ जाइए। नजीब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए उसे कैंप भेज दिया जाता है। कैंप में बहुत सारे लोग थे जो नजीब की तरह काम छोड़कर भागकर कैंप में आए थे। कैंप में हर रोज कई सारे कफील आते हैं और अपने अपने नौकरों को लेकर चले जाते हैं। बाकी के लोग दुआ करते हैं कि उनका पेपर बनने से पहले कहीं उनका कफील ना आ जाए। और एक दिन नजीब को लेकर जाने वाला अरबी भी कैंप में आता है। वो नजीब को देखते ही पहचान जाता है और अरबी में कहता है कि तू काम छोड़कर भाग आया, शुक्र मना कि मैं तेरा ओरिजिनल कफील नहीं हूँ, नहीं तो इस बार ले जाकर मैं तुझे मार डालता। दरअसल इस अरबी ने उन दोनों को एयरपोर्ट पर परेशान देखकर उनका फायदा उठाया था। खैर 3 महीने बाद नजीब का पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है और उसे इंडिया वापस भेज दिया जाता है। नजीब की तरह न जाने कितने लोग अच्छी कमाई, आरामदायक जिंदगी का सपना लेकर सऊदी जाते हैं, लेकिन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। नजीब की तरह कुछ लोग वापस आकर अपनी आप बीती तो सुना देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां उस तमिल आदमी की तरह बेजान रेगिस्तान में कहीं दब जाती हैं और उनकी लाश गिद्ध का खाना बन जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? फिल्म का सबसे इमोशनल पार्ट कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक कर देना यार। थैंक यू।